चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। कल का भी लिखाएंगे, शांति, धैर्य, मतलब पैसेंस होना थोड़ा सा जरूरी है ना। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने एग्रोमेटोलॉजी स्टार्ट किया था। पीछे भाई, ठीक। उम्मीद है कि कल आप लोगों ने लिखा नहीं होगा। लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था, उसको अपन अभी लिखाएंगे। जो भी नए बच्चे हैं, एक बार पुराने जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जिसकी राइटिंग अच्छी हो, विशेषकर लड़कियों में अगर राइटिंग अच्छी होगी तो उनकी कॉपी लेकर जो है आप पूरे नोट्स को लिख लीजिएगा। और मतलब या तो देखो, दो चीजें होती है। मान लो किसी के नोट्स होते हैं, मतलब मेरा तो ये है कि किसी के नोट्स भी आ जाए या कुछ भी आ जाए, जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखता हूँ तब तक मुझे याद नहीं होता है। ठीक है, सबकी फितरत अलग अलग है, आपकी क्या है मुझे पता नहीं। जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको वीडियोस देख लेना है, अगर आप अपना भला चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्रोमेटोलॉजी के बारे में स्टार्ट किया था। बेसिक डिटेल में वापस बता देता हूं। हमने अब तक की इस क्लास के अंदर ये देखा है कि मेटेरोलॉजी क्या है। मेटेरोलॉजी इज अ डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेटेरोस एंड लोगोस। मेटेरोस मींस हाई इन द स्काई, लोगोस मींस टू स्टडी। Meteorology, it is the branch of physics which deals with the physical phenomena which occur in the एटमोस्फियर। इसे हम क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजी। अब जो फिजिकल फिनोमिना एटमोस्फियर में हो रहे हैं उनकी स्टडी यदि हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी या फिर एग्रोमेटेरोलॉजी कहा जाता है। ये फिजिकल फिनोमिना जो एटमोस्फियर में हो रहे हैं, ये यदि शॉर्ट पैलेस के लिए होंगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? वेदर। यदि ये फिनोमिना जो है किसी लार्ज प्लेस पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट कहा जाता है। और क्लाइमेट जो है वो जनरलाइज फॉर्म है किसकी? वेदर की, या समेशन है किस कौन से डाटा के? वेदर डाटा के। कितनी ईयर्स के वेदर डाटा मिलकर 30 to 31 ईयर के डाटा मिलकर क्या बनाते हैं? क्लाइमेट बनाते हैं। इसके बाद में हमने बात किया था कि एटमोस्फेयर की हम बात करते हैं, और एटमोस्फेयर के अंदर हमने कहा था कि एटमोस्फेयर इट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर मैटर किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर है? अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपने लिख लिया था, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमने कवर कर लिया था। एटमॉस्फेयर से हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक बार आप सभी लिखिएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। किन दो वर्डों से मिलकर बना है? एटमॉस एंड स्फेयर। ठीक है, एटमॉस का मतलब होता है वेपर और स्फेयर का मतलब होता है लेयर। ठीक है, यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो टोटल एटमॉस्फेयर का मास कितना है? टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है? 56 इंटू 10 की पावर 14 टन। देखो, दो चीजें होती है, एक टन होता है जिसका मतलब होता है 907 kg। ठीक है, एक होता है टन्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है 1000 kg। ये चीज याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर का लगभग 99% मास लाइज कितने किलोमीटर के अंदर? 40 किलोमीटर के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन से वेरिएशन? वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर में क्लासिफाई किया गया है? एटमॉस्फेयर क्लासिफाइड इन 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स में? 4 लेयर्स में। ठीक है, यहां तक लिखिए एक बार आप। एटमॉस्फेयर इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस एंड स्फीयर। एटमोस का मतलब वेपर एंड स्फीयर का मतलब लेयर। कंपोजिशन हमने लिख लिया था। ठीक है, टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है? 56 इंटू 10 की पावर 14 टन। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है? 1600 किलोमीटर।
99% मास जो है लाइज होता है कितने किलोमीटर के अंदर, 40 किलोमीटर के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, वर्टिकल टेम्परेचर। वर्टिकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो कहीं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कहीं बढ़ता है। इसके बेसिस पर एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर में क्लासिफाई किया गया है, 4 लेयर में। ठीक है, ये लिख लिए, लिख लिया, चलो लिखो इसको। आपने कन्वर्जन लिख लिया था क्या पीपीएम से परसेंट का पीपीएम वाला? नहीं लिखा था, चलो उसको अभी हम लिख लेंगे ना। पहले लिखवा दिया, चलो एक और बार लिख लेना, जिसने नहीं लिखा क्लास में लास्ट में हम कर लेंगे उसके बारे में। लिखा, चलिए क्या विष्णु अभी भी स्पीड तेज नहीं हुई क्या? लिखिए, चलिए उसके बाद अगर हम लेयर्स की बात करते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर एक डायग्राम आप बना लेना। कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर, यहां भी कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर, सीटीएल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर है ना। एक बार इधर देखिए, उसके बाद में लिख लेना। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हमने बात की तो किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। देखो दो चीजें होती हैं, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाते हैं तो इसको हम कौन सा मोमेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोमेंट। यदि इस नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल। एटमॉस्फेयर के अंदर हम ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल यानी 0 किलोमीटर है, यानी हम ग्राउंड लेवल पर हैं। ग्राउंड लेवल से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा मोमेंट हुआ, वर्टिकल मोमेंट। वर्टिकल मोमेंट के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 लेयर, TSMT, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर कितनी लेयर है, 2 लेयर। कौन कौन सी है, एक्सोस्फीयर और आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की लोअर लेयर कौन सी है, आइनोस्फीयर। अपर लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर। यदि हम ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल से कितने किलोमीटर तक,
8 से 18 किलोमीटर तक। अभी हम समझेंगे कि हमने 8 भी लिखा है और 18 भी लिखा है, दोनों हमने क्यों मेंशन किया है। अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, मीजोस्फीयर 51 टू 80 किलोमीटर, थर्मोस्फीयर 81 से अपर एटमॉस्फेयर किसके अंदर आता है आपका, थर्मोस्फीयर के अंदर आता है। ये चीज समझे। हमने देखा कि ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कैसे, जब हाइट इंक्रीज होती है। अभी केवल आपको यही याद रखना है कि ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज। मीजोस्फीयर के अंदर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज। थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये चीज याद रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम दो लेयर के बीच के जोन की बात करते हैं, यानी एक लेयर का एंडिंग पॉइंट और सेकंड लेयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर का मतलब क्या होता है कि जहां पर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब भी हम किसी चीज को पॉज कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो पॉज वर्ड यूज करते हैं। अब याद रखना है, पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में अगर हम ऐसी कांस्टेंट लेयर की बात करते हैं जहां टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, ट्रोपोस्फीयर। यानी आपको देखना है कि लेयर पहले कौन आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के अंदर जो कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज। मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच वाली को क्या बोलेंगे, मीजोपोज। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो कांस्टेंट टेम्परेचर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं या ट्रोपोपोज बोलते हैं। याद रखना है, एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। लोवेस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, अभी हम बात करेंगे दोस्त, है ना, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ये आपने लिखा क्या, चलिए इसको लिखिए, सब बताएंगे। मोहित, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्यों होता है, क्या रीजन है कि ट्रोपोस्फीयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थोड़ा सा धैर्य रखा करो, ठीक है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सारी चीजें होंगी यार, एक साथ तो अपन इस बोर्ड पे बता नहीं सकते। ट्रोपोस्फीयर पढ़ेंगे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ेंगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हैं क्या, अच्छा गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा ऐसा, ताती। चलिए लिखा, चलिए फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर। या ट्रोपोस्फीयर से पहले आपको एक, कल भी मैंने बताया था, ग्लोब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो 0 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इस इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन हम खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। क्या कहा जाता है, लेटीट्यूड। और इस इक्वेटर के लेटीट्यूड जो है पूरे ग्लोब को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में। एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन जो है ग्लोब को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करता है, तो लेटीट्यूड करती है, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल खींची गई काल्पनिक या इमेजिनरी लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है पूरे ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब एक एक का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें लेटीट्यूड के बारे में,
लेटीट्यूड जो है इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती है, जो किस चीज को इंडिकेट करती है, इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन टू जियोग्राफिकल पॉइंट्स। ठीक है, और 1 डिग्री लेटीट्यूड बराबर कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। सेकंड जो यहां पर लाइन है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड किस चीज को इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है टाइम गैप को, टाइम गैप को। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड जो है 360 डिग्री है। 360 डिग्री में याद रखना है कि यहां पर 0 होता है और इधर जो है 180 होते हैं और इधर भी जो है 180 होते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है, लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, मीन सी लेवल यानी MSL, यानी समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई, उसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्लियर है। लेटीट्यूड किस चीज को इंडिकेट करता है, डिस्टेंस को बताने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट की 23 डिग्री लेटीट्यूड है और दूसरे पॉइंट की 25 डिग्री लेटीट्यूड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 222 किलोमीटर का होगा, यानी 2 डिग्री है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2:10 हो रहे हैं, तो 7 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने मिनट्स होंगे। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है और 1 डिग्री लेटीट्यूड बराबर क्या होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर कोई चीज स्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं, MSL बोलते हैं। और इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो क्या है, आपका अल्टीट्यूड। क्लियर है। इसके बाद में हमारी जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है वो क्या है, आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर भी जो है एक ग्रीक वर्ड से डेराइव है, ट्रोपोज एंड स्फीयर। ट्रोपोज का मतलब होता है मिक्सिंग और टर्बुलेंस। ठीक है, स्फीयर का मतलब क्या होता है, लेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है, इट इज द फर्स्ट लेयर और लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी हाइट कहां से कहां तक होती है, हाइट 8 to 18 किलोमीटर। आप में से मुझे कोई बताएगा कि हमने जो है यहां पर 8 भी लिखा है और 18 भी लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। वेरी गुड। यहां पर एक चीज याद रखना है कि जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं तो इस ग्लोब के अंदर क्या होता है, ये जो है पॉइंट यहां पर, इनको तो हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं और इस ग्लोब पर मान लीजिए हम नॉर्थ पोल पर खड़े हैं और इधर भी साउथ पोल पर खड़े हैं, यानी हम कहां पर हैं, पोल्स पर हैं। और पोल्स पर जब हम 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, पोल से 8 किलोमीटर की हाइट पर जब हम जाएंगे तो हमारा ट्रोपोस्फीयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर खत्म हो जाता है, पोल्स पर 8 किलोमीटर। क्लियर हुआ। यदि अगर मान लीजिए हम इक्वेटर पर हैं, सॉरी इससे पहले अगर हम सी लेवल पर खड़े हुए हैं या सी पर हैं, तो 14 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर क्या खत्म हो जाता है, ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है। यदि हम कहां पर हैं, इक्वेटर पर हैं, तो इक्वेटर पर 16 to 18 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर क्या खत्म हो जाता है, आपका ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है। इस वजह से इसके लिए रेंज यूज किया जाता है 8 to 18 किलोमीटर। हाइट कहां से कहां तक, 8 से 18 किलोमीटर तक। किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रोपोस्फीयर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पोल्स पे खड़े हैं और पोल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या खत्म हो जाएगा, हमारा ट्रोपोस्फीयर, और क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ट्रोपोस्फीयर पोल्स पर जो है कितना किलोमीटर की हाइट तक होता है, तो कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर।
सी लेवल से कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर, इक्वेटर पर कितना किलोमीटर, 16 टू 18 किलोमीटर। रेडियन रेडी के अंदर अगर आप आओगे तो वहां केवल 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, ऐसा रेडी के अंदर आप जाओगे तो 18 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की एक बुक है जिसके अंदर 16 टू 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हमें याद रखना है कितना है, 16 टू 18 किलोमीटर। ऑप्शन में यदि आपको इक्वेटर के अंदर 18 किलोमीटर नहीं दिया हो तो क्या राइट करना है आपको, 16 किलोमीटर। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पर जो हाइट हमने मेंशन किया है, इस हाइट के अंदर हम तीन चीजें लिख सकते हैं कि पोल से तो जो है, पोल से जो है कितना किलोमीटर लिखें, पोल से तो 8 किलोमीटर, सी से कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर, और इक्वेटर से कितना किलोमीटर, 16 टू 18 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद में एक चीज आपने देखा होगा कि अधिकतर जब हम छोटी जगह पर गए हुए हैं, कभी गांव में भी आप गए होंगे, तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, या फिर मान लीजिए कभी आप शिमला गए हो तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस का जो कंपोजिशन है, जैसे हम हाइट से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, गैसेस कम होती जाती है। दैट इज क्लियर। एक चीज आपको याद रखना है कि यदि गैसेस कम हो रही है तो जाहिर सी बात है उनका जो मास है वो भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर के ज्यादा मास को कलेक्ट करता है, या इसके अंदर जो है एटमॉस्फेयर का ज्यादा मास पाया जाता है। एक टर्म मैंने आपको लिखाया था एटमॉस्फेयर के अंदर कि एटमॉस्फेयर का लगभग 99% मास जो है वो कितने किलोमीटर में होता है, 40 किलोमीटर के अंदर होता है। दैट इज क्लियर। यदि हम बात करें कि एटमॉस्फेयर का लगभग 85% मास जो है वो कितने किलोमीटर के अंदर होता है, तो याद रखना है 18 किलोमीटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर टोटल एटमॉस्फेयर के कितने मास को कंट्रीब्यूट करता है, 18 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है पीजी 2022 का क्वेश्चन है कि 85% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। यहां पर अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज। किन दो वर्डों से लिया गया है, ट्रोपोज और स्फीयर। ट्रोपोज का मतलब क्या है, मिक्सिंग, और टर्बुलेंस, लेयर का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। तो यहां पर इस वर्ड पर आप गौर कीजिए, मिक्सिंग और टर्बुलेंस, मतलब एक ऐसी लेयर जिसके अंदर गैसेस क्या है, ज्यादा है। जब गैसेस अगर ज्यादा होगी तो उनके अंदर मिक्सिंग, उनके अंदर टर्बुलेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जब गैसेस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये एटमॉस्फेयर के ज्यादा मास को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। कितना, 85% ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन ट्रोपोस्फेयर। दैट इज क्लियर। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जब हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसी भी चीज का डिक्रीज होना लेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लेप्स कहलाता है। रेट का मतलब होता है कि किस दर से कमी हो रही है। जब भी हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट पर जाने पर टेम्परेचर में डिक्रीज होना कहा जाता है कि ये क्या है, लेप्स रेट है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज with height increase। इसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। लैप्स का मतलब होता है कम होना या रिड्यूस होना। रेट का मतलब होता है कि किस दर से वो कम हो रहा है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर लैप्स रेट कितनी होती है, लैप्स रेट, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं, 1 किलोमीटर हाइट पर अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जब हम 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहां पर मान लीजिए जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो इस 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर या 1 किलोमीटर कवर करने पर कितने डिग्री सेल्सियस की कमी होगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। 20 में से अगर हम 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 13.5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज क्लियर। तो ये क्या है आपका लैप्स रेट। यदि आपको यहां पर हाइट जो है वो किलोमीटर में ना दी जाए और यहां पर आपसे पूछा जाए कि 1000 फीट की हाइट पर जाने पर जो है कितने डिग्री टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, तो याद रखना है यहां पर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ।
दोनों चीजें अलग है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। साइंटिस्ट ने जो है, कभी कभी क्या होता है कि किसी वैज्ञानिक का दिमाग ये सोचता है कि मुझे ऐसा टर्म देके जाना है कि लोग मुझे याद रखें, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कन्वर्जन फैक्टर, जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, या अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स जो है यहाँ दे दिए जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1 किलोमीटर को पहले फिट में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, और एक सिंबलाइजेशन दे दिया कि भाई 1000 फीट अगर हम ऊपर जाते हैं, जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है वो 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आया क्या? दोनों चीजें सही है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये भी सही है लेफ्ट रेट में। और 1000 फीट ऊंचाई पर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग द हाइट, दैट इज क्लियर। लेकिन वर्ड आगे क्या लग गया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के राइज और फॉल होने की वजह से, यानी जो हवाएं हैं वो ज्यादा होने की वजह से, या ऊपर उठने की वजह से, या नीचे गिरने की वजह से जो टेम्परेचर में चेंजेस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है। Decreasing in temperature with increasing the height due to the rising or falling of air in atmosphere is known as a adiabatic lapse rate. That is clear? ये चीज आपको याद रखना है, लैप्स रेट अलग चीज है और एडियाबेटिक लैप्स रेट अलग चीज है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर with increasing the हाइट। ये डेफिनेशन किसको बताया? लेफ्ट रेट को, ठीक है। ड्यू टू दी राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एयर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं चेंजिंग इन टेम्परेचर, ड्यू टू दी राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एयर। इसे भी हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है। अब देखो, एडियाबेटिक लैप्स रेट के अंदर जो एयर है वो दो प्रकार की होती है, एक ड्राई एयर होती है और एक वेट एयर होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर ड्राई एयर चलता है तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? तो याद रखना है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। यदि ड्राई एयर चल रही है तो कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई एयर एडियाबेटिक लैप्स रेट। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राई एयर एडियाबेटिक लैप्स रेट पर किलोमीटर इंक्रीज होने पर कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। यदि वेट एयर की बात करें तो कितना? 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। समझ में आया क्या? लैप्स रेट अलग चीज है, एडियाबेटिक लैप्स रेट अलग चीज है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर घट रहा है या टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है? कोई बता पाएगा मुझे रीजन क्या है? रीजन, हाइट अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कोई जो भी ऑनलाइन है बोलो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप सज्जनगढ़ गए हो कभी? गए हो क्या? कहां पर है सज्जनगढ़? उदयपुर में है ना। चलिए, मानसून पैलेस। कोई मुझे बताएगा कि सज्जनगढ़ की हाइट कितनी है? चलिए, जब भी आप सज्जनगढ़ जाओ, एंट्री पॉइंट के बीच में या ऊपर ही ऊपर जो है वहां पर लिखा हुआ है 935 मीटर फ्रॉम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 935 मीटर का। क्लियर हुआ? अब जब हम 1 किलोमीटर की हाइट, वैसे तो ये 1 किलोमीटर नहीं हो रहा है, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको कहा, और ये कहां पर हो रहा है? केवल ट्रोपोस्फीयर में। कहां पर हो रहा है? ट्रोपोस्फीयर में,
क्लियर है ये चीज भी। और हमने कहा कि ट्रोपोस्फीयर जो है अर्थ के या एटमॉस्फेयर के टोटल कितने मास को कवर करता है, 85%। हमने ये भी जानते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर की जाते हैं तो गैसेस का कंपोजिशन क्या होता है, घटने लगता है। ये भी क्लियर है कि मान लीजिए ट्रोपोस्फीयर के अंदर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गैसेस की मात्रा जो है वो क्या होती है, कम होती है। ये चीज क्लियर है। यदि मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है तो वो गैस क्या करेगी, हीट को, मान लीजिए इस गैस के अंदर वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर है तो क्या ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, जाहिर सी बात है हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रोपोस्फीयर के नीचे वाले जोन में तो जो है ज्यादा गैसेस है, ज्यादा गैसेस होने के साथ साथ वाटर वेपर ज्यादा होगा। जब वाटर वेपर अगर ज्यादा होगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे गैसेस का कंपोजिशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब गैसेस का कंपोजिशन कम होगा तो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जब वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी तो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। मींस ऊपर जो है टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, नीचे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली चीज रीजन समझ में आया। सेकेंड चीज आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, सन से जो रेडिएशन आती है वो डायरेक्ट कहां आती है, अर्थ पे आती है। माना कि कहां पर आती है, अभी अर्थ पर आती है। अर्थ से टकराकर वापस वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जो पहले यहां इसके अर्थ के पास में होगा वो ज्यादा हीटेड होगा। वो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई चूल्हा जला रहता है या कोई हीटर होता है, जो उसके पास में होता है वो ज्यादा हीटेड होता है, जो दूर खड़ा रहता है उसको गर्मी कम लगती है। ये चीज आपने सुनी है। इसी तरीके से अर्थ के पास में जो गैसेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा हीटेड होगी कंपेयर टू जो कि हाइट, ज्यादा हाइट पर होगी। ये चीज भी क्लियर है। तो पहला रीजन तो क्या हो गया कि भाई ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गैसेस का कंपोजिशन कम होता है। गैसेस का कंपोजिशन कम होता है तो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है तो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से अपर लेयर के अंदर जो है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और लोअर लेयर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला रीजन। दूसरी चीज की जो गैसेस है वो किसके द्वारा हीटेड होती है, अर्थ के द्वारा हीटेड होती है। तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे गैसेस की हीटिंग को अब एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि नीचे से ऊपर की ओर जब हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ट्रोपोस्फीयर में नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार हम इसको लिख लेंगे कि रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन, ठीक है, गैसेस heated by earth terrestrial radiation, ठीक है। सेकेंड जो है गैसेस कंटेन वाटर वेपर, ठीक है। हाइट इंक्रीज, gases decrease, water vapor holding capacity decrease, और हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ये चीज क्लियर है। आप कभी प्लेन में बैठे हो क्या, नहीं बैठे हो, चलो मैं भी नहीं बैठा, सभी एक साथ बैठेंगे, ठीक है। चलिए, जो बैठे होंगे आपने देखा होगा, जो भी अगर प्लेन में बैठे होंगे तो जब आप प्लेन में फ्लाइट में जब होते हो तो ऊपर से देखते हो तो बादल कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सज्जनगढ़ गए हो मानसून सीजन के अंदर, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बादल कहाँ है, नीचे की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट और हमारा जो सज्जनगढ़ है वो दोनों इक्विवेलेंट मान सकते हैं। यानी जो फ्लाइट चलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर फ्लाइट जो है एटमॉस्फेयर के किस जोन के अंदर चलती है, किस लेयर के अंदर चलती है। तो याद रखना है किस में चलती है, ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर में भी जो अपर लेयर है यानी अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर में फ्लाइट चलती है। तो हम यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एयर फ्लाइट्स अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर में। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को ये सारी चीजें आपको किस में याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया था क्या, यहां तक लिख लिया था ना, ये लिखिए एक बार।
थोड़ा जल्दी लिखना। इसको हम एक और बार पढ़ेंगे, जब हम एयर और विंड पढ़ेंगे तब और इसमें डिटेल से बात करेंगे। अभी केवल आप 3 चीजों के बारे में याद रखना, लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है और एल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, ये जितनी भी हाइट्स हैं ये एल्टीट्यूड से हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। जैसे 8 से 18 किलोमीटर है, ये कहां से है, जनरली हम एल्टीट्यूड मेंशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है 18 टू 50 किलोमीटर है, ये कहां से है, एल्टीट्यूड से है। रेडी एंड रेडी के अंदर जो है इनको लेटीट्यूड दिया हुआ है, जो गलत है। ठीक है, कहां पे ये, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मत लिखो आप, है ना, केवल ये वाला पोर्शन और ये लिख लीजिए। आप लोगों को पता है 24 घंटे के होते हैं, मेरे ख्याल से अब तो पता लग ही गया होगा, पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितने मिनट्स होते हैं, 4 मिनट्स होते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360 है। 360 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 1440, 1440 मिनट्स आते हैं। 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1440 में किसका 60 का डिवाइडेशन करोगे तो कितने आते हैं, 24 आते हैं। 24 टाइम जोन जो है पूरे ग्लोब के अंदर है। बैक पेज 1 सेकंड के लिए ना, चलो एक बार लिख लीजिए, पूनम धायल जो भी है। जब क्लास रिकॉर्डेड हो जाए तो वहां से कवर कर लेना। चलिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बाकी रह गई है, ट्रोपोस्फीयर लिखा, ये थोड़ा जल्दी लिखो यार विष्णु, लिखो 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 लिखो, पीछे भाई लिखा क्या, लिखा क्या, चलिए ये लिख लीजिए। ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट लेयर और लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट जो है 8 टू 18 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है आपके पीजी 2022 में पूछा गया है कि ट्रोपोस्फीयर जो है टोटल एटमॉस्फेयर के कितने मास को कंटेन रखता है या लाइज होता है, या जो भी आप समझें, 85%। फर्स्ट लेयर और लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट जो है 8 टू 18 किलोमीटर, पोल से जो है 8 किलोमीटर, सी से 14 किलोमीटर, इक्वेटर से 16 टू 18 किलोमीटर। 85% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन ट्रोपोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इंक्रीज, इससे हम बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, लिखा, लिखो यार, मेरे को समझ में नहीं आता, लड़कियां जो है 3 पेन यूज करती है फिर भी वो जल्दी लिख लेती है, और आप लोग 1 पेन यूज करते हो फिर भी जल्दी नहीं लिख पाते हैं? ऐसा होता है ना। लिख लिया क्या, लिखो यार, लेडीज फर्स्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, धनराज। ठीक है, भजन करवाएंगे ना, हाँ ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो विष्णु जी, और मध्य प्रदेश में मोहन जी, और केंद्रीय नेतृत्व तो बड़ा खतरनाक है ना भाजपा का, कुछ भी कर सकता है। चलिए, पेशेंस जो है हम नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। लगभग 40 वर्ष की उम्र तक उनके पास कोई पद नहीं था, भाजपा के अंदर 40 वर्ष की उम्र तक उनके पास कोई पद नहीं था। वो केवल एक संघ के जो है, मतलब एक स्वयंसेवक थे। 40 साल के बाद जो है वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आए थे।
ठीक है। आजकल के नेता क्या होते हैं, अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय जाके चुनाव लड़ लेते हैं, होता है ऐसा। तो ऐसा ही जो है हर जगह लागू होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए, काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, लिखा? लेफ्ट साइड 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये समझ में आ रहा है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने एक मूवी जरूर देखा होगा, 3 इडियट्स, देखिए। तो उसमें रणछोड़ दास चांजर जो होते हैं वो एक बात बोलते हैं, ठीक है, इसके पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, क्या बनो, काबिल बनो, एक्सेलेंट। ठीक है, हाँ, सही बात है। लेफ्ट साइड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। आपको याद रखना है कि हाइट जो है यहाँ पर किस में इंक्रीज करवा रहा है, वो किलोमीटर में या फिट में। इस किलोमीटर की जगह वो 1000 मीटर भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन पीछे उनके कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे कि आप वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हो। ठीक है, एडियाबेटिक लेफ्ट साइड का मतलब है डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग द हाइट ड्यू टू द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एयर, या इसको आप लिख सकते हो चेंजिंग इन टेम्परेचर ड्यू टू द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एयर। ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और वेट एयर एडियाबेटिक लेफ्ट साइड कितना होता है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, कन्वर्जन पता है आपको, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलिए उसको भी हम देखेंगे। टेम्परेचर इसमें सेकंड वेदर एलिमेंट है उसके अंदर। ड्राई एयर और वेट एयर वाला कॉन्सेप्ट ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, पूरे एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर यदि मान लीजिए ड्राई एयर चलती है 1 किलोमीटर, यदि ड्राई एयर नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। यदि वेट एयर जो है वो 1 किलोमीटर की हाइट पर इंक्रीज होती है तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 6 डिग्री सेल्सियस। इसे कहा जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। आप लोग जो है जब अपना सिलेबस पूरा हो जाए या पूरा ना भी हो तो डबल ARO एग्रोनॉमी का पेपर हुआ था 27 सितंबर 2022 को। एक बार आप उस पेपर को देखिएगा और जितने अपने चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं वहां से उसको मिलाइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है अपने राइट हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लैप्स रेट वहां पर जो है वो किलोमीटर में पूछा गया था। लगभग सीधे क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा पेपर्स को देखना है, पुराने पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लिखा क्या यहां तक? लिखो यार जल्दी। चलिए इसके बाद में ये लिख लीजिए, ट्रोपोस्फियर को एक और लेयर के नाम से जाना जाता है, नोन एज सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। ट्रोपोस्फियर इज आल्सो नोन एज अ सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। ठीक है, एक बार इसको लिखो फिर मैं समझाता हूं कि इसे सीट ऑफ वेदर फिनोमिना क्यों बोला जाता है। रीजन क्या है, हाइट अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। गैसेस हीटेड बाय द अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसके द्वारा कौन हीटेड होता है, गैसेस। आपको माइंड में याद रखना है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं या जैसे ऊपर की ओर जाते हैं गैसेस कम होती जाती है। गैसेस कम होती जाएगी तो उनकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। और जब हीट कम होती है, हाँ? अर्थ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी होता है धरातल, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। गैसेस कंटेन वाटर वेपर, है ना, ये सेकंड पॉइंट है। इसके बेसिस पर हमने कहा कि हाइट इंक्रीज तो गैसेस डिक्रीज होती है, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है और हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड हीट? तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर है? आप कहोगे कि सर तापमान तो तापमान होता है, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे केवीके की फुल फॉर्म, केवीके को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फार्म साइंस सेंटर। आप लोगों से कल शायद सर ने पूछा होगा कि IRI के अंदर जो ए है उसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास थी या सेकंड क्लास थी उसके अंदर भी बताया था कि ए जो है उसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल होता है। और कल आपने धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, कल आप बोल रहे थे कि ए का मतलब एग्रीकल्चर ही होता है। सर चेक कर लीजिए,
है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपका नाबार्ड है, नाबार्ड के अंदर जो ए है, ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर। चाहे वो अपेडा हो, नाफेड हो, उनके अंदर जो ए है उसका मतलब आपका एग्रीकल्चर है। कभी भी आपको ऐसी फुल फॉर्म हो तो उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि ए का मतलब एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चरल है। जिस तरीके से आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप रेडी एंड रेडी देखो, सुंडा देखो या कहीं भी देखो तो वहां पर इंडियन लिखा हुआ है, लेकिन जब आप गूगल करते हो तो क्या आता है? इंडिया आता है। लिखा है यहां तक? देखिए, इसको सीट ऑफ वेदर फिनोमिना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ट्रोपोस्फीयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के टोटल मास का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 85%। 85% कर रहा है, मतलब गैसेस का कंपोजिशन यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। जब मिटोलॉजी की हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो मिटोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना विच अकेयर इन द एटमॉस्फेयर दैट प्रोड्यूस द वेदर। यानी ऐसे भौतिक प्रक्रमों के बारे में हम स्टडी करते हैं जो क्या बनाते हैं? वेदर को प्रोड्यूस करते हैं। अब वेदर किससे प्रोड्यूस हो रहा है? फिजिकल फिनोमिना से। अब फिजिकल फिनोमिना कहां ज्यादा होंगे? जहां पर गैसेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो गैसेस जहां पर ज्यादा है वहां पर ही आपकी सारी चीजें क्या होंगी? वेदर फिनोमिना होंगे। यानी आपके क्लाउड्स का बनना, चाहे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, चाहे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो, तो सारे फिनोमिना किससे कंट्रोल होते हैं? आपके ट्रोपोस्फीयर वाले जोन से होते हैं। इस वजह से सीट ऑफ वेदर फिनोमिना किसे कहा जाता है? आपके ट्रोपोस्फीयर को कहा जाता है। क्लियर है? ये लाइन लिखा आपने? चलिए, ये आपका ट्रोपोस्फीयर यहां तक ही है। इसके बाद में सेकेंड लेयर जो है उसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को जो है, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी हाइट तक होता है स्ट्रेटोस्फीयर? सबसे पहली चीज, हाइट 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अगर आपसे पोल से पूछा जाए तो 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अगर सी से पूछा जाए तो 14 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। यदि इक्वेटर से पूछा जाए तो 16 टू 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जनरली अगर पूछा जाए तो 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर क्या होता है आपका? स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद में सेकंड पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, इट इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हम देखेंगे कि ये वार्मेस्ट लेयर हम क्यों बोलते हैं। सर, सीयूटी का एग्जाम मार्च में ही होगा क्या? यार भाई, इसके बारे में पता नहीं है कब होगा, ठीक है। जनरली मार्च में तो नहीं होगा, लगभग जून के बाद ही होगा, ठीक है। हाइट 18 टू 50 किलोमीटर, वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और एक और पॉइंट लिखना, 15% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, known as a ozonosphere due to the presence of O3। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर, ठीक है। इसके अंदर लिखना मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ O3 20 to 40 किलोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन या फिर यहीं 2 to 8 ppm, ठीक है। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल चलिए एक बार आप समझिए, उसके बाद लिखना स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक।
स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट जो है 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होती है। वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये अभी हम समझेंगे कि इसको वार्मेस्ट लेयर क्यों बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है 15% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, नोन एज ओजोनोस्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। अब हम समझते हैं कि ये ओजोन क्या होता है। ओजोन क्या होता है कि जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, O2 प्रेजेंट होती है। और O2 क्या करती है, जब लाइट जो है इस O2 को ब्रेक करती है तो O2 टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है और O2 का एक मॉलिक्यूल O2 के सिंगल O से जो है रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, O3 बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ओजोन लेयर बनना क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ओजोन लेयर मान लीजिए ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बन चुकी है, ओजोन लेयर बन चुकी है, O3 की एक लेयर बन चुकी है। ठीक है, O3 की लेयर क्या करती है कि सन की जब हम बात करते हैं, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सन पूरी अर्थ पर जो है एकमात्र जो है क्या है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है, जो कि लगभग 99.99% एनर्जी जो अर्थ पर है वो कहां से आती है, सन से आती है। क्लियर है। सन से रेडिएशन कई प्रकार की आती है, हम पढ़ेंगे। एक हमारी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, एक होती है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, यानी 0.39 माइक्रोन मीटर या फिर 390 माइक्रोन मीटर से कम वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है उनको हम बोलते हैं यूवी रेज कहा जाता है। यूवी रेज के अंदर भी तीन होती है, ए होती है, बी होती है, सी होती है। इनके बारे में डिटेल जो हम पढ़ेंगे जब हम सोलर रेडिएशन पढ़ेंगे। आपको एक चीज समझना है कि यूवी रेज क्या है, कि ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.39 माइक्रोन मीटर से कम होती है या 390 नैनोमीटर से क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूवी रेज कहा जाता है। और यूवी रेज जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। आजकल जो स्किन कैंसर होते हैं वो सब किसकी वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से होता है। तो यदि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओजोन लेयर होगी। तो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को से क्या करती है, इनको ट्रैप करने का काम करती है और ट्रैप कर कर इन रेडिएशन को अर्थ पर यानी लिथोस्फीयर पर पहुंचने से क्या करती है, रोकती है। क्लियर है। तो ये प्रोटेक्ट कौन करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लिथोस्फीयर पर पहुंचने पर, ओजोन लेयर। क्लियर है। यदि ओजोन लेयर नहीं होगी तो सारी की सारी यूवी रेज कहां पर पहुंचेगी, अर्थ पर पहुंचेगी। क्लियर है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने की कंपैरिजन में अभी वर्तमान में स्किन कैंसर का जो केसेस है वो क्या हो रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर होल हो रहा है। होल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक छेद हो जाए, ऐसा नहीं है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ओजोन लेयर की थिकनेस जब कम होगी तो यूवी रेज इजीली क्या कर सकती है, पेनेट्रेट करेगी और पेनेट्रेट कर कर कहां पहुंचेगी, अर्थ पर पहुंचेगी। क्लियर है। अर्थ पर पहुंचेगी तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इसके कांटेक्ट में आएगा उनके अंदर क्या करेगी, कैंसर या फिर उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स को अफेक्ट करेगी। ये चीज क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए अब जब ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगी और अर्थ पर पहुंचने से रोकती है तो जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ज्यादा यूवी रेज को अगर ये ट्रैप करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है, वार्मेस्ट लेयर है, या जिसके अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। या जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमने कहा कि ओजोन की लेयर जो है कितने से कितने के बीच में प्रेजेंट है, मैक्सिमम 20 से 40 किलोमीटर, यानी इस जोन के अंदर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या। और 50 किलोमीटर के बाद तो क्या खत्म हो जाता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर जहां खत्म होता है और मीजोस्फीयर जहां स्टार्ट होता है उसके बीच का जो जोन होता है जहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। मींस 40 किलोमीटर के बाद में एक ऐसी लेयर स्टार्ट हो जाती है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये चीज भी आपको क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओजोन जो है सबसे ज्यादा ओजोन जो है वो कितने किलोमीटर के बीच में लाइज होता है या कितने किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, 20 से 40 किलोमीटर। कितनी कंसंट्रेशन में पाया जाता है, 2 से 8 ppm की कंसंट्रेशन में पाया जाता है। यहां तक समझ में आया। वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को। 15% मास ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोनोस्फीयर किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर किस के अंदर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। किस जोन को ओजोनोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है। क्लियर है। इसके बाद में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है कितने किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, 20 to 40 किलोमीटर। कितने, किसमें, पीपीएम में अगर पूछा जाए तो कितने पीपीएम, 2 से
8 ppm या 2 to 8 ppm। ये किससे प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट दी अर्थ फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन प्रोटेक्ट करता है? O3। यानी O3 प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ट्रैपिंग यूवी रेज। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसने ये फाइंड किया कि ओजोन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है? तो फर्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन। चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन, इन्होंने डिस्कवर किया कि O3 लेयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। सेकंड है फोटोकेमिकल सिडनी एंड चैपमैन, इन्होंने डिस्कवर किया फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ O3। ठीक है। इसके बाद में है CF स्कॉन मैन। ठीक है। O3 प्रेजेंट इन सेंट्रल एटमॉस्फेयर। ठीक है। O3 लेयर या फिर O3 layer depletion is known as a ozone hole, means decreasing thickness। Reason CFC, chlorofluorocarbon। ठीक है। वन मोल ऑफ CFC, 1 molecule of CFC destroy 10⁵ molecules of O3। ठीक है। ओजोन डे 16 सितंबर। इसमें लिख लेना 1913, 1930, 1983। पीछे वाली स्लाइड लिख ली क्या आपने? नहीं लिखी थी? नहीं लिख पाए थे? चलिए एक बार इसको समझ लीजिए। चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन, 1913 के अंदर 2 साइंटिस्ट हुए। कौन कौन? चार्ल्स फेब्री और हेनरी ब्यूसन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? ओजोन लेयर है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर है? तो चार्ल्स फेब्री और हेनरी ब्यूसन ने। कब किया? 1913 में। सिडनी एंड चैपमैन ने क्या बताया? फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O3, यानी ये ओजोन बनता कैसे है। ठीक है। साथ ही साथ कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कैसे होता है, यानी फोटो यानी क्या होता है? लाइट, केमिकल्स, यानी ये जो लाइट के द्वारा बनने वाली जो ओजोन है वो किन केमिकल्स के द्वारा प्रभावित होती है, किन केमिकल से वो डिस्ट्रॉय होती है, उसके बारे में किसने बताया? सिडनी एंड चैपमैन। कब बताया? 1930 के अंदर। जब भारत ने विश्व कप जीता था 1983 के अंदर, तो एक साइंटिस्ट हुए थे CF स्कॉनबैन, जिन्होंने क्या बताया था कि O3 प्रेजेंट इन सेंट्रल एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ये बताया कि ओजोन जो है सेंट्रल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? तो किसने बताया? CF स्कॉनबैन। जबकि ओजोन लेयर की डिस्कवरी एटमॉस्फेयर में किसने की थी? चार्ल्स फेब्री और हेनरी ब्यूसन ने। बहुत रेयरेस्ट केस है कि साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जाए, लेकिन याद रखना है। ठीक है। डॉप्सन क्या है? यूनिट ऑफ ओजोन। ठीक है। उसके बाद
O3 लेयर डिप्लीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल का मतलब क्या है? डिक्रीज इन थिकनेस, यानी जो ओजोन की जो थिकनेस है उसमें कमी होना क्या कहलाता है? ओजोन होल कहलाता है। अब ओजोन होल जो हो रहा है या थिकनेस डिक्रीज हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली या फिर एसिड जो है उनसे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसका नाम क्या है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी सबसे हार्मफुल कौन सी है? क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो O3 के साथ रिएक्ट करती है और O3 के साथ रिएक्ट कर इसको ब्रेक करती है, और ब्रेक करने पर ओजोन की थिकनेस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऐसी गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए, ऐसी गैसेस को, स्राव को कम करने के लिए हर साल जो है 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। इसके बाद में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC, यानी अगर एक मॉलिक्यूल CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज होता है, तो 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं। ये चीज क्लियर है? यदि एक मॉलिक्यूल CFC का एटमॉस्फेयर के अंदर आप रिलीज करते हो तो कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है? 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो पीछे लिखा नहीं लिखा आप लोगों ने? लिख लिया था? चलो एक बार इसको लिखिए, थोड़ा जल्दी करना। स्ट्रेटोस्फीयर जो है कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है। ठीक है। हाइट जो है कहां से कहां तक? 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। 15% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। नोन एज ओजोनोस्फीयर क्यों कहा जाता है? रीजन समझ में आया? ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन की कितने किलोमीटर के बीच में लाइज होती है? 20 टू 40 किलोमीटर के बीच में। कितने ppm? 2 to 8 ppm। मिलीग्राम में पूछो तो कितने मिलीग्राम? 2 to 8 मिलीग्राम। ठीक है। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ट्रैपिंग यूवी रेज। अगर यूवी रेज को ट्रैप करेंगे तो जाहिर सी बात इनके अंदर हीट होती है, और हीट होती है तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो वार्मेस्ट लेयर किसको बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं ट्रोपोपोस्ट क्या होता है, तो ये चीज समझ गए? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक ऐसा जोन जिसके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोस्ट। स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, या पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है? इंक्रीज ही होता जाता है, मतलब है ना, लगभग जो है वो इंक्रीज होता जाता है। वो तो स्ट्रेटोस्फीयर के एंड पॉइंट में जहां पर मेसोस्फीयर स्टार्ट होगा उसके बीच में कांस्टेंट लेयर होगी जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये लिखा? चलिए ये स्लाइड और लिख लीजिए। चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूशन। रोजाना का अगर आप एक चीज भी याद करते हो, आज यदि आप ये याद करोगे कि ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, चार्ल्स फेब्री, हेनरी ब्यूसन, दिन में 4-5 बार अगर याद करोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। कल वापस जो है फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज वाला याद करना, सिडनी चैपमैन। ठीक है। एंटोमोलॉजी याद हो जाती है आप लोगों को? इंसेक्ट पेस्ट हो जाते हैं? चलो फिर अच्छी बात है। कोई भी चीज जो याद ना हो उसका छोटा सा फंडा है, छोटे से पेज पर लिखकर जो है जहां आप पढ़ते हो वहां चिपका दो, और जब भी टाइम मिले दिन में 4-5 बार उनको पढ़ते जाओ। ठीक है? इसको छोटा करें। एक और पॉइंट लिखे ना नीचे, टेम्परेचर increase with decreasing the with increasing the height. टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द हाइट। ठीक है। ये जो साइन है इसका मतलब इंक्रीज है ना। चलिए आज के इस क्लास के अंदर हमने जनरल एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया है। ठीक है। एटमॉस्फेयर का मास कितना होता है, कौन सा वर्ड है, कितनी इसकी हाइट होती है, किस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या इसकी लेयर्स की सीक्वेंस होती है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर किस लैंग्वेज का वर्ड है, कितना एटमॉस्फेयर के मास को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। सीट ऑफ वेदर फिनोमिना किसे कहा जाता है, वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, ओजोन कहां पर पाई जाती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए जी आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और फिर वेदर एलिमेंट्स के बारे में। क्या हो गया भाई?